जय हिंद बच्चों, जीएसपी ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, हमारे यहाँ बहुत ठंडी बढ़ गई है और अगर आप बिहार से हैं तो आप लोगों के यहाँ भी ठंडी बढ़ गई होगी, तो आप लोग इस ठंडी में सुरक्षित रहें। और सबसे बड़ी बात है कि ठंडी में पढ़ाई भी करना जरूरी है, तो आप लोग पढ़ाई भी कीजिए। रजाई ओढ़ कर रजाई के अंदर जैसे भी हो सके वैसे पढ़ाई कीजिए। देखिए, हम लोग जो है डिस्कस कर रहे थे, हम लोग पढ़ रहे थे, क्या पढ़ रहे थे, तो अम्ल क्षारक और लवण पढ़ रहे थे, जो कि अध्याय 2 है, साइंस का, विज्ञान का। ठीक है, अध्याय 2। तो इसका जो है हम लोग लेक्चर 2 आज देखेंगे, क्योंकि जो है लेक्चर 1 हम लोग देख चुके थे और लेक्चर 1 आपको जो है इस चैनल पे अपलोड कर दिया गया है। अगर आपने नहीं देखा है तो आप जो है चैनल के वीडियो में जो है ना, आप जाकर देख सकते हैं। ठीक है, तो ज्यादा बकवास नहीं करते हैं और चालू करते हैं। देखिए, लेक्चर 1 में जो है हम लोग जो है लिटमस पत्र के बारे में पढ़े थे, और ये पढ़े थे कि जो है सूचक होता है वो दो प्रकार के होते हैं। एक प्राकृतिक सूचक होता है और ये एक मानव निर्मित सूचक होता है। जैसे लिटमस पत्र हो गया, हल्दी हो गया, ये सब प्राकृतिक सूचक हो गया। जबकि फेनफ्थलीन हो गया, ये सब जो है, मेथाइल ऑरेंज हो गया, ये सब मानव निर्मित सूचक है। तो कल लास्ट में हम आपको, कल का मतलब पिछले लेक्चर का जो वीडियो था उसमें हम लास्ट में बोले थे कि एक सुगंध से भी संबंधित सूचक होता है, उसी के बारे में पढ़ेंगे। तो यहाँ पर क्रियाकलाप 2.2 दिया हुआ है। चलिए इसको बारीकी से पढ़ते हैं थोड़ा सा। तो कह रहा है कि बारीक कटी हुई प्याज तथा स्वच्छ कपड़े के टुकड़े को एक प्लास्टिक के थैले में लीजिए, थैले को कसकर बांध दीजिए और पूरी रात फ्रीज में रहने दीजिए। क्या कह रहा है कि एक हमको प्याज लेना है, बारीक कटा हुआ, मतलब उसका आधा भाग काट देते हैं। ठीक है, प्याज लिए, आधा भाग काट दिए, और इसको जो एक कपड़े में जो है बांध कर इसको क्या चीज में डाल देना है, फ्रीज में डाल देना है। ठीक है, अब इस कपड़े के टुकड़े का उपयोग अम्ल एवं क्षारक की जांच के लिए किया जा सकता है। देखिए, जब रात भर हम जो है उस कपड़े में जो है प्याज को बांधकर फ्रीज में रख देंगे, तो प्याज का जितना भी गंध होगा वो कपड़े में चला आएगा। आप देखे होंगे कि कुछ समय बाद जैसे जैसे जिस वस्तु में अगर छिला हुआ प्याज बांधा रहता है, तो उस कपड़े में या कुछ वस्तु में जो है प्याज का गंध आने लगता है। तो उसी प्रकार जो है उस कपड़े में प्याज का गंध आने लगेगा। अब वो जब कपड़े में प्याज का गंध आने लगेगा, तो वो जो है अम्ल एवं क्षारक की जांच के लिए उपयोग किया जा सकता है। इसमें 2 टुकड़े लीजिए और उसकी गंध की जांच कीजिए। इन्हें स्वच्छ सतह पर रखकर उसमें से एक टुकड़े पर तनु HCl विलयन की कुछ बूंदे एवं दूसरे पर सोडियम हाइड्रोक्साइड, तनु सोडियम हाइड्रोक्साइड के विलयन कुछ डालिए। मतलब ये कि वो जो कपड़ा है, उस कपड़े को जो है जिसमें प्याज बांधा गया था, उसका 2 भाग कर देना है। कितना भाग कर देना है, तो उसका जो है 2 भाग कर देना है। एक भाग में HCl डालना है और एक भाग में सोडियम हाइड्रोक्साइड डालना है। आप कहिएगा सर क्यों? तो HCl एक हो गया, अम्ल हो गया। HCl एक अम्ल, क्या हो गया, एक अम्ल हो गया। और सोडियम हाइड्रोक्साइड एक क्या हो गया, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है एक क्षार हो गया। दोनों का विलयन डालना है। जब दोनों टुकड़ों को जल से धोकर उसकी गंध की पुनः जांच कीजिए। अब क्या करना है कि जब ये डाल देने के बाद जो है दोनों कपड़ों को जल से धो देना है, और धो देने के बाद उसका फिर से गंध जांच करना है। ठीक है, तो फिर आगे क्या बोल रहा है? आगे बोल रहा है कि अपने प्रेक्षणों को लिखिए, और प्रेक्षणों को लिखने के साथ क्या बोल रहा है कि अब थोड़ा तनु वेनिला या लौंग का तेल लीजिए और इसकी गंधों की जांच कीजिए। एक परखनली में तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल या दूसरी में तनु तनु NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड का विलयन लीजिए। दोनों में तनु वेनिला एंसेस की कुछ बूंदे डालकर उसे हिलाइए। उसकी गंध की पुनः जांच कीजिए। यदि गंध में कोई बदलाव है तो दर्ज कीजिए। क्या होता है कि जब चाहे वो वेनिला हो, चाहे वो प्याज से बंधा हुआ कपड़ा हो, ठीक है, उसमें जब हम अम्ल या क्षार डालते हैं ना, तो उसका गंध में परिवर्तन हो जाता है। और वही गंध में परिवर्तन क्या बताता है कि ये गंध सूचक है। क्या है? गंध सूचक है। और वो गंध में परिवर्तन ये बता देता है कि कौन सा अम्ल है और कौन सा क्षार है। तो नीचे में आपको इसका डिटेल दिया हुआ है कि क्या कह रहा है कि आपके परीक्षण के आधार पर वेनिला, प्याज एवं लौंग के तेल में किसे गंधीय सूचक की तरह उपयोग किया जा सकता है। तो देखिए, आपको क्या बताए थे, एक रंग सूचक था।
जो लाल लिटमस पत्र, नीले लिटमस पत्र, वो क्या था? तो वो रंग सूचक था। कैसा सूचक था? तो वो एक जो है रंग सूचक था, उसमें रंग का बदलाव होता था। अम्ल या क्षार डालने पर, ठीक है, क्या बदलता था? तो रंग बदलता था। क्या बदलता था? बदलता था, ठीक है। लेकिन यहां पर जो है क्या बदलेगा? गंध बदलेगा। तो वेनिला हो गया, प्याज हो गया, लौंग हो गया, ये सब का जो तेल है ना, ये सब का तेल जो है क्या है? गंधीय सूचक है। इसके गंध के माध्यम से पता चलता है कि कौन सा अम्ल है, कौन सा क्षार है। इसके गंध का उपयोग करके ये पता लगाया जा सकता है। अम्ल एवं क्षार के रासायनिक गुणधर्मों को समझने के लिए आइए कुछ और क्रियाकलाप करते हैं, ठीक है। अब और क्रियाकलाप करने के लिए देखिए, आपको जो है एनसीईआरटी में सिर्फ और सिर्फ क्रियाकलाप करके समझाया गया है, ठीक है। और क्रियाकलाप करते हैं तो यहाँ पर देखिए नीचे में जो है वो क्रियाकलाप पढ़ने से बेहतर है कि हम नीचे में आपको समझा देते हैं। क्या कर रहा है कि एक जिंक का, इस क्रियाकलाप में क्या कर रहा है कि एक जिंक का जो है दाना लेता है, दानेदार जिंक लेता है, ठीक है। जिंक का क्या लेता है? दाना लिया जाता है। आपको पता है कि जिंक एक क्या है? तो जिंक एक धातु है। जिंक एक क्या है? तो जिंक एक धातु है। और जिंक का दाना में जो है, जब जिंक के दाने के या जिंक के टुकड़े के साथ तनु सल्फ्यूरिक की अभिक्रिया कराया जाता है तो ज्वलन द्वारा हाइड्रोजन गैस की जांच कीजिए। देखिए नीचे में क्या कह रहा है कि जब, देखिए यहां पर कि जब अम्ल की अभिक्रिया धातु से कराया जाता है तो हाइड्रोजन गैस निकलता है। यहां धातु अम्ल के हाइड्रोजन को निकाल देता है। धातु जो है अम्ल के हाइड्रोजन को निकाल देता है। आपको समझ में नहीं आया होगा। देखिए यहां पर क्या अभिक्रिया कह रहा है कि एक जिंक का दाना ले रहा है। जिंक के दाने में जो है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो है, या हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हो गया या सल्फ्यूरिक अम्ल हो गया, उसको डाल दिया जाता है। जब जिंक के दाने में जो है अम्ल डाला जाता है तो जिंक एक धातु है, तो जिंक एक धातु है, तो जब धातु की अभिक्रिया अम्ल से कराई जाती है तो हाइड्रोजन गैस का उत्पादन होता है। किसका उत्पादन होता है? तो हाइड्रोजन गैस का उत्पादन होता है। वही चीज यहां पर कह रहा है, ठीक है। तो धातु की अभिक्रिया जब अम्ल से कराई जाती है, अम्ल से कराई जाती है तो किसका उत्पादन होता है? तो हाइड्रोजन गैस का उत्पादन होता है। आगे अभिक्रिया भी दिया होगा। देखिए यहां पर है कि ध्यान दीजिए, ऊपर की दी गई अभिक्रिया में धातु अम्लों से हाइड्रोजन परमाणुओं का हाइड्रोजन गैस के रूप में विस्थापित करती है और एक यौगिक बनाता है जिसे लवण कहते हैं। अम्ल के साथ धातु की अभिक्रिया को इस प्रकार व्यक्त कर सकते हैं। तो जब अम्ल के साथ धातु की अभिक्रिया होती है, किसके साथ? तो जब अम्ल के साथ धातु की अभिक्रिया होती है, अम्ल के साथ धातु की अभिक्रिया होती है तो किसका निर्माण होता है? तो निर्माण होता है लवण का। किसका निर्माण होता है? लवण का। और जो है हाइड्रोजन गैस का। किसका निर्माण होता है? हाइड्रोजन गैस का। जब अम्ल की अभिक्रिया धातु के साथ कराई जाती है तो अम्ल लवण का निर्माण होता है, हाइड्रोजन का गैस का निर्माण होता है। यहाँ पर दे दिया है, ठीक है। अम्ल की अभिक्रिया जब धातु से कराई जाती है तो लवण और हाइड्रोजन गैस प्राप्त होता है। तो उसी प्रकार जब जो है जिंक के दाने का, जब जिंक का H2SO4 से, जब जिंक का H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल से अभिक्रिया कराया जाता है तो निर्माण किसका होता है? तो जिंक सल्फेट का। किसका निर्माण होता है? जिंक सल्फेट का। और निकलता कौन सा गैस है? तो हाइड्रोजन गैस निकलता है, ठीक है। ये समीकरण याद रखिएगा कि जब जिंक का अभिक्रिया सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ कराई जाती है तो क्या प्राप्त होता है? तो जिंक सल्फेट का निर्माण होता है। और कौन सा गैस निकलता है? तो हाइड्रोजन गैस निकलता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। एक और क्रियाकलाप है, यहां पर देखिए नीचे में। अब यहां पर जो है क्या किया जा रहा है कि जो है सोडियम का जो है सोडियम हाइड्रोक्साइड और जिंक की अभिक्रिया कराया जाता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड और जिंक का अभिक्रिया कराया जाता है तो क्या प्राप्त होता है? देखिए तो यहां पर जो एक अभिक्रिया बनता है कि जब क्षार की अभिक्रिया धातु के साथ कराई जाती है, किसकी अभिक्रिया? तो क्षार की अभिक्रिया धातु के साथ कराई जाती है, तब पर भी जो है लवण और हाइड्रोजन गैस बनता है। ऊपर में क्या बोले थे कि जब जो है अम्ल की अभिक्रिया, अम्ल की
अम्ल की अभिक्रिया धातु के साथ कराई जाती है, धातु के साथ कराई जाती है तो किसका निर्माण होता है? तो लवण का निर्माण होता है और प्लस H2 गैस का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? H2 गैस का। उसी प्रकार जब क्षार की अभिक्रिया धातु के साथ कराई जाती है तो लवण का निर्माण होता है और हाइड्रोजन गैस का निर्माण होता है। यहाँ पर देखिए अभिक्रिया दिया है सोडियम हाइड्रोक्साइड की अभिक्रिया जब जिंक एक धातु है, जिंक एक क्या है? जिंक एक धातु है और ये जो है सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है? तो सोडियम हाइड्रोक्साइड एक्वा दिया हुआ है, मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड का विलयन जो है एक क्षार है। तब किसका निर्माण होता है? तो सोडियम जिंकेट का निर्माण होता है जो कि एक लवण है और हाइड्रोजन गैस उससे निकल जाता है। किस क्या निकल जाता है? तो हाइड्रोजन गैस निकलता है। ठीक है, याद रखिएगा कि जब सोडियम हाइड्रोक्साइड की अभिक्रिया जिंक के साथ कराई जाती है तो सोडियम जिंकेट बनता है और हाइड्रोजन गैस निकलता है। मतलब ये कि जब क्षार की अभिक्रिया धातु से कराई जाती है तो लवण का निर्माण होता है और हाइड्रोजन गैस निकलता है। ठीक है, चलिए यहां तक आपको समझ में आ गई होगी। अगर कोई डाउट होगा तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं और वहां पर हम समझाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, चलिए आगे है करक धातु कार्बोनेट और धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट अम्ल के साथ कैसे अभिक्रिया करते हैं इसके बारे में हम लोग जानते हैं। धातु के कार्बोनेट और धातु के हाइड्रोजन कार्बोनेट जो है अम्ल के साथ अभिक्रिया करते हैं। चलिए यहाँ पर जो है कुछ दिया हुआ है उसके पहले पढ़ते हैं। कह रहा है कि दो परख नली लीजिए, एक और ए और बी। परख नली ए में लगभग 0.5 ग्राम सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट का सूत्र क्या होता है? Na2CO3 होता है। अब बी परख नली में जो क्या लेना है? सोडियम बाइकार्बोनेट यानी सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट लेना है और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का सूत्र क्या होता है? NaHCO3। ठीक है, दोनों परख नलियों में 2 ml तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मिलाइए। आपने क्या निरीक्षण किया? इसको अनुसार प्रत्येक स्थिति में उत्पादित गैस को चूने के पानी यानी चूने के पानी से प्रवाहित कीजिए और अपने निरीक्षणों को लिखिए। देखिए क्या होता है कि जब सोडियम कार्बोनेट की अभिक्रिया अम्ल के साथ कराई जाती है और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट की अभिक्रिया अम्ल के साथ कराई जाती है तो क्या होता है? यहां पर देखिए पहला परख नली में क्या लिया गया है? सोडियम कार्बोनेट लिया गया है Na2CO3। ठीक है, प्लस HCl Na2CO3 प्लस HCl। जब सोडियम कार्बोनेट की अभिक्रिया हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ कराई जाती है तो क्या प्राप्त होता है? तो सोडियम क्लोराइड प्राप्त होता है। सोडियम क्लोराइड क्या है? तो सोडियम क्लोराइड एक लवण है तो सोडियम क्लोराइड प्राप्त होता है। उसके बाद क्या प्राप्त होता है? तो जल प्राप्त होता है, H2O प्राप्त होता है। उसके बाद कौन सा गैस प्राप्त होता है? तो CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्राप्त होता है। कौन सा गैस प्राप्त होता है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्राप्त होता है। तो मतलब ये कि धातु के कार्बोनेट से जब अम्ल अभिक्रिया करता है तो लवण, जल और कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्राप्त होता है। धातु के कार्बोनेट से जब अम्ल की अभिक्रिया होती है, किसकी अभिक्रिया होती है? अम्ल की अभिक्रिया होती है तो हमें लवण प्राप्त होता है, साथ ही साथ जल प्राप्त होता है, उसके बाद CO2 गैस प्राप्त होता है। उसी प्रकार जब धातु के बाइकार्बोनेट यानी कि सोडियम बाइकार्बोनेट का जब अम्ल से अभिक्रिया करवाया जाता है तो यहाँ पर भी जो है लवण प्राप्त होता है NaCl, H2O और कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्राप्त होता है। मतलब ये कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट की अभिक्रिया हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ कराई जाती है तो सोडियम क्लोराइड प्राप्त होता है, प्लस का जल प्राप्त होता है, उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्राप्त होता है। ये दो अभिक्रिया याद रखिएगा। दोनों अभिक्रिया में एक ही चीज है कि जब धातु के कार्बोनेट हो या हाइड्रोजन कार्बोनेट हो, उसकी अभिक्रिया जब अम्ल से कराई जाएगी तो लवण प्राप्त होगा, जल प्राप्त होगा और कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या बोल रहा है? आगे देखते हैं। अब कह रहा है कि उत्पादित कार्बन डाइऑक्साइड गैस को चूने के पानी से प्रवाहित करने पर जब चूने के पानी से कार्बन डाइऑक्साइड को प्रवाहित किया जाता है। चूना का पानी मतलब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का विलयन कह सकते हैं। कैल्शियम यानी COH को होल ट्वाइस इसका विलयन जब कार्बन डाइऑक्साइड के साथ इसकी अभिक्रिया कराई जाती है या चूने के पानी से प्रवाहित कराई जाती है तो
कैल्शियम कार्बोनेट का श्वेत अवक्षेप बनता है और जल बनता है। क्या बनता है? कैल्शियम कार्बोनेट का अवक्षेप बनता है और जल बनता है। मतलब ये कि यहाँ पर हम कह सकते हैं कि चूने की पानी में जब कार्बन डाइऑक्साइड मिलाया जाता है तो वह श्वेत अवक्षेप प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? श्वेत अवक्षेप प्राप्त होता है। ठीक है, जब चूने के पानी में कार्बन डाइऑक्साइड मिलाया जाता है तो क्या प्राप्त होता है? हमें श्वेत अवक्षेप प्राप्त होता है, यानी कैल्शियम कार्बोनेट का जो है अवक्षेप प्राप्त होता है। समीकरण एक बार फिर से हम नीचे में लिख दे रहे हैं कि जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के विलयन का अभिक्रिया यानी कि CO2 गैस से प्रवाहित कराई जाती है, चूने के पानी को CO2 गैस से प्रवाहित कराई जाती है, तो कैल्शियम कार्बोनेट का क्या बनता है? श्वेत अवक्षेप बनता है। क्या बनता है? श्वेत अवक्षेप बनता है। ठीक है, और प्लस जो है जल का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? जल का निर्माण होता है। ठीक है, जब कैल्शियम, उसी प्रकार जब इसकी अभिक्रिया को उल्टा कर दिया जाता है, जब कैल्शियम कार्बोनेट को जल और कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अभिक्रिया कराया जाता है, जब कैल्शियम कार्बोनेट को जो है जल और कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करवाया जाता है तो कैल्शियम, ठीक है, क्या बन जाता है? कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बन जाता है। क्या बन जाता है? कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बन जाता है, यानी कैल्शियम कार्बोनेट में अत्यधिक CO2 प्रवाहित करने पर दूधिया रंग में बदल जाता है। किस रंग में बदल जाता है? दूधिया रंग में। मतलब ये कि जब कैल्शियम कार्बोनेट को जो है जब अत्यधिक कार्बन डाइऑक्साइड से प्रवाहित किया जाता है तो कौन से कलर में बदल जाता है? तो दूधिया रंग में बदल जाता है। तो अगर आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि चूना जो है दूधिया या चूने के पानी दूधिया रंग में क्यों बदल जाता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड के कारण। किसके कारण? तो कार्बन डाइऑक्साइड के कारण। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर क्या दिया गया है? आगे बोला है कि चूना पत्थर, खड़िया, संगमरमर, कैल्शियम कार्बोनेट के विविध रूप हैं। तो इस सब का जो है कैल्शियम कार्बोनेट ही सूत्र होता है। कैल्शियम कार्बोनेट, जैसे संगमरमर का भी सूत्र होता है CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट ही संगमरमर का सूत्र होता है। तो चूना पत्थर, खड़िया, संगमरमर कैल्शियम कार्बोनेट का विविध रूप है। सभी धातु कार्बोनेट एवं हाइड्रोजन कार्बोनेट अम्ल के साथ अभिक्रिया करके संगत लवण, कार्बन डाइऑक्साइड और जल का निर्माण करते हैं। यहाँ पर दिया गया है, जो ऊपर में आपको बताए थे कि जब धातु का कार्बोनेट या धातु का हाइड्रोजन कार्बोनेट अम्ल के साथ अभिक्रिया करेगा तो किसका निर्माण होगा? लवण प्लस कार्बन डाइऑक्साइड और जल का निर्माण करेगा। याद हो गया? जब धातु का कार्बोनेट जो है, जब धातु का कार्बोनेट या धातु का हाइड्रोजन कार्बोनेट अम्ल के साथ अभिक्रिया करेगा तो लवण और कार्बन डाइऑक्साइड और जल का निर्माण करेगा। ठीक है, आगे है अम्ल और क्षारक में परस्पर सहयोग। ठीक है, और ये टॉपिक पढ़ने के बाद इस वीडियो को अंत करेंगे। तो क्या कह रहा है कि जब जो है अम्ल और क्षारक में जो है जब परस्पर सहयोग कराया जाता है तो क्या प्राप्त होगा? तो अम्ल और क्षारक में जो हमें संयोग कराया जाता है तो हमें लवण प्राप्त होता है, लवण और जल प्राप्त होता है। जब क्षारक की अभिक्रिया अम्ल से कराई जाती है तो क्या प्राप्त होगा? लवण प्राप्त होगा और जल प्राप्त होगा। ठीक है, यहां पर दिया हुआ है, पहले देखते हैं क्या दिया हुआ है। देखिए, कह रहा है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड का घोल लीजिए और उसमें 2 बूंद फिनोल्फथलीन विलयन डालिए, रंग गुलाबी हो जाएगा। जब सोडियम हाइड्रोक्साइड में, यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या हो जाएगा? क्षारीय है, सोडियम हाइड्रोक्साइड क्षारीय है, और इस क्षारीय में फिनोल्फथलीन का बूंद डालेंगे तो किस कलर का हो जाएगा? तो गुलाबी रंग का हो जाएगा। ठीक है, इस विलयन में 1 बूंद हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालिए। तब अगर हम ये फिनोल्फथलीन में जो है 1 बूंद जो है अगर फिर से अगर 1 बूंद अम्ल डालेंगे तो किस कलर? गुलाबी रंग जो है गायब हो जाता है। ठीक है, अम्ल मिलाने के बाद फिनोल्फथलीन का रंग क्यों बदल गया? तो अम्ल मिलाने के बाद जो है फिनोल्फथलीन का रंग इसलिए बदल गया क्योंकि वो अभिक्रिया उदासीनीकरण अभिक्रिया हो जाती है। ठीक है, फिर अगर हम फिनोल्फथलीन पुनः डालते हैं तो फिर वो गुलाबी रंग का हो जाता है। ठीक है, तो इसका मतलब ये हो गया कि अम्ल द्वारा क्षारक को प्रेक्षित प्रभाव तथा क्षारक द्वारा अम्ल का प्रभाव समाप्त हो जाता है। अभिक्रिया को इस प्रकार लिख सकते हैं, जब सोडियम हाइड्रोक्साइड की अभिक्रिया अम्ल के साथ कराई जाती है तो सोडियम क्लोराइड और जल का निर्माण होता है। मतलब ये कि जब अम्ल और क्षार की अभिक्रिया आपस में
कराई जाती है तो वो एक दूसरे के प्रभाव को खत्म कर देती है। इसीलिए जो है जब आप कभी देखेंगे शुरुआत का आप पहला लेक्चर देखिएगा तो उसमें हम बोले थे कि जब आप ढेकार होता है या कुछ भी खट्टापन ऐसा एसिडिटी टाइप का हो जाता है तो आप जो है इंस्टेंट इनो लेते हैं। वो इनो क्या होता है? क्षार होता है। तो हमारे अंदर जो है अम्लीयता, हमारे खाने की वजह से, भोजन की वजह से अम्लीयता बढ़ जाती है अंदर की, तो उस अम्लीयता को कम करने के लिए हम लोग इनो के रूप में क्षार लेते हैं। ठीक है, इनो के रूप में क्या लेते हैं? क्षार लेते हैं या भस्म कह सकते हैं उसको। ठीक है, तो यहाँ पर जो है हम कह सकते हैं कि जब अम्ल की अभिक्रिया क्षार के द्वारा कराई जाती है तो हमें क्या प्राप्त होता है? लवण और जल प्राप्त होता है। और इस अभिक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। तो उदासीनीकरण अभिक्रिया की यहाँ से हमें परिभाषा मिल जाता है कि अम्ल एवं क्षारक की अभिक्रिया के परिणाम स्वरूप लवण तथा जल प्राप्त होता है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। आप इस प्रकार से भी इसकी परिभाषा लिख सकते हैं कि वैसी अभिक्रिया जिसमें अम्ल एवं क्षारक के अभिक्रिया कराने के बाद लवण और जल प्राप्त हो उसे हम लोग उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, सामान्यतः उदासीनीकरण अभिक्रिया को इस प्रकार हम लिख सकते हैं और नीचे में आप लिख सकते हैं क्षारक प्लस अम्ल, तो ये लवण प्लस जल, या कोई उदाहरण दे सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इस वीडियो को शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के पास। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।